हो रहा ये है जो अभी धीरे धीरे। क्वेश्चन जो मैंने माधवी जी से पूछा था, सेम आज वही हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य क्या ये वॉइस कट रही है आपकी। सभी ज्यादा कटती है क्या? सभी को कट रही है? बहुत। अभी ठीक हो गया है लेकिन कट रही अभी ठीक है सर, बट बीच में अभी कुछ सेकंड पहले थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था। फोन का डाटा ही ठीक। हेलो हेलो, सुन पा रहे हो? हाँ जी, ठीक सुन है, पा जी रहे जी, हैं। आप सुन जी पा रहे हैं। सर, जी सर। ओके। डाटा अनुसंधान खत्म के हो चुका यानी है। कि हम उद्देश्यों के आधार पे पढ़ रहे हैं, और उद्देश्यों के आधार पे क्या है, 5 प्रकार मेनली है। मेनली बोले मैंने क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग बताया, इसलिए मेनली हम मानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी। ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेटरी है व्याख्यात्मक अनुसंधान जिसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक्सप्लोरेटरी, जो कल मोहित जी ने बोला था, चांद पे पानी की खोज, खोजपूर्ण अध्ययन जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी होता है। और एक्सपेरिमेंटल, जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा आज की लाइफ टाइम में की जाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान बोलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत 3 मुख्यतः होती हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि डिस्क्रिप्शन देना, हो चुकी है बस उसके बारे में बताना। एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कोरिलेशन तक ये 4 को मैं आपको समझा दूं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्शन देना, इसको बोलते हैं वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन करना। किसी भी चीज का वर्णन हम कब कर सकते हैं? जिसके बारे में हमें कुछ पता हो। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि महाभारत के बारे में बताओ, आप बता दोगे ना, महाभारत आपने सुनी है, पढ़ा है, आप उसका वर्णन कर दोगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, फ्यूचर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो आपने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो पहले हो चुका है, यानी कि क्या है, या फिर कुछ हद तक लेते, कुछ हद तक प्रेजेंट में, लेकिन ऑलमोस्ट जो लिया जाता है इसमें पास की चीजों को लिया जाता है। कि इस प्रकार के अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है, जैसे कि क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ, कि बाली का वध कैसे हुआ, राम जी को वनवास कैसे मिला, भीम ने कितनों को मारा है। यानी कि पहले का डिस्क्रिप्शन लेना, उसका ही आंसर देने का प्रयास करना ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। और इजी वर्ड में ऊपर बताया कि किसी भी घटना, यानी कि जो इंसिडेंट जो घट चुका है, कि व्हाट, क्या, वहन, कब, वेहर, कहाँ, हाउ मच, कितने, हुआ ना, कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने, एक्सेट्रा जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसी को ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। भूकंप आया, ठीक है जी, अभी पीछे त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, है, तो उसमें कितने लोग मारे गए। अभी पिछले ही साल अभी उड़ीसा में बाढ़ आई थी, जबरदस्त तूफान आया था, वहां पे कितने लोग मारे गए। यानी कि जो चीज हो चुकी है उसके बारे में जानना, ये चीजें आएंगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत। ये रिपोर्टिंग करने जैसे, जैसे हम रिपोर्ट करते हैं ना, रिपोर्ट दी जाती है, जैसे कि मीडिया में ज्यादातर रिपोर्ट दी जाती है, या फिर आके किसी भी इंसिडेंट का जब वर्णन किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, अच्छे से उसको बताया जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसके अंतर्गत आएगी। इसमें सबसे ज्यादा सर्वे लिया जाता है। अब सर्वे हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी अमरनाथ में बाढ़ आई थी पीछे कुछ साल पहले, अभी उसमें सर्वे किया कि बाढ़ क्यों आई। अच्छा ठीक है, फिर सर्वे किया कि बाढ़ में कितने लोग मारे गए हैं। मतलब कि ये जो रिसर्च है ये सर्वे के बेस पे होती है, ठीक है। पिछले साल का हम देखते हैं कि कोरोना काल में भारत में
कितने लोगों की मौत हुई। सर्वे होएगा ना, यानी कि जो टीम होगी रिसर्च करने वाली टीम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके विजिट करेगी और हॉस्पिटल में जाके पता करेगी कि एक्चुअल में कोरोना वाले मरने वाले लोग कितने थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी या बिना प्रॉब्लम के उनकी डेथ हो गई, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा था। चलो ये रिसर्च करनी है कि कोरोना में मरने वाले लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, ये अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं किया। तो मानते हैं अब आपको मैंने काम दे दिया जी करके दिखाओ, तो आप सर्वे करोगे ना, किसी हॉस्पिटल में जाके विजिट करोगे, तो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे किया जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वेक्षण पद्धति, इसका इसमें मेनली यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत। क्योंकि अब मुझे इस लाइन का आंसर बताओ कौन देगा, आपका दिमाग दिखाता हूं मैं कितना चलता है। मुझे इस लाइन का आंसर बताएं जल्दी से, जिसको पता हो माइक खोल के बताओ, इस प्रकार के सर बताओ। इसमें ये बोला है कि इस सर प्रकार के इसमें शोध, होता है कि बोलो 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 मीनाक्षी जी बोलो। सर इसमें ये बताया गया कि इसमें शोध में शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं रहता। चर मतलब वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी हमारे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो जो चीज बाढ़ जो हो चुकी है उसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें वेरी यही गुड, बताया गया है कि कोई बिल्कुल नियंत्रण नहीं करेक्ट पॉइंट पकड़ा है इन्होंने कि जो चीज हो ही चुकी है उसमें हम क्या चेंज करें। आने वाले टाइम में जैसे एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है ना, वेरिएबल्स को कि कपालभाति कम कराऊं या ज्यादा कराऊं, लेकिन वो पहले ही इंसिडेंट हो चुका है, बाढ़ पहले ही आ चुकी है, कोरोना पहले ही आ चुका है, मैं क्या चेंज करूं। मुझे तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन लेना है भी क्या हुआ, डाटा कलेक्ट करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसलिए मैंने पूछा है आप लोगों से कि इसमें चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। एक इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा गया था पेपर में कि किस में नियंत्रण होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नियंत्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल। एक में पूरा कंट्रोल किया जाता है और दूसरे में चेंज किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि कोई कंट्रोल नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इंसिडेंट पहले ही हो चुका है, इसलिए हम तो सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए वातावरण में बदलाव क्योंकि वो पहले ही घट चुका है, हम क्या चेंज करेंगे उसमें, है ना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, पहली बाढ़ आ चुकी है 10 साल पहले, हमें सिर्फ डाटा इकट्ठा करना है। फिर वही बात घुमा फिरा के कह रही है, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हेर फेर करके चर करके। ये तीनों लाइन लगभग एक ही है, पहली ये वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, तीनों लाइन का मतलब एक है, बस अलग अलग तरीके से बोला गया है कि मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें सर्वे की हेल्प लिया जाता है, एक्सप्लेनेशन की हेल्प लिया जाता है? इस चीज की इसमें हेल्प लिया जा सकती है। मेन आप ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि इंसिडेंट हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखना कि पास्ट से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत तीन चीज आती हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च। तीनों से एक एक क्वेश्चन पेपर में आ भी चुके हैं, यानी कि हर क्वेश्चन यहाँ से हर एंगल से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो से मैंने कई बार क्वेश्चन देखे हैं पेपर में, आज अच्छे से इसको हम स्टडी कर लेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान, मतलब कि घटना घट चुकी है। ऐतिहासिक, ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐतिहासिक वाला तो हिस्ट्री की बात जहां पर हो वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगी। और एनालिटिकल, विश्लेषण करना है, इसका मतलब ये नेचुरल लॉ से मतलब है, त्रासदी आना, भूकंप, बाढ़ आदि आना, वो सभी की सभी एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत आती है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन तीनों को। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स का मतलब ही समझ जाओ कि जो एक्सपायर हो चुका है, पहली घटना घट चुकी है, रिसर्च, इसको घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया मैंने, पहले मैं वही पढ़ देता हूँ, ये रहा कि जब किसी घटना अथवा समस्या हो चुकने के बाद, यानी कि कोई इंसिडेंट घट चुका है, उस घटना या समस्या से संबंधित, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट हो चुका है, अब उसी इंसिडेंट से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड
तथ्यों के संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे बाढ़ का हमने अभी एग्जाम्पल लिया, अमरनाथ में बाढ़ आई, ठीक है, वहां की प्रॉब्लम क्या थी उसको हमने देखा और उस डाटा को इकट्ठा किया, उस ज्ञान को हमने लिया कि उसमें सुनने में आया था कि लोग एक एक पार्ले के बिस्किट के लिए उंगलियां काट रहे थे, लोगों की अंगूठियां छीन रहे थे, चैन छीन रहे थे। इस तरीके की घटनाएं भी वहां पे देखने को मिली थी अमरनाथ में जब बाढ़ आई थी। तो हम एक एक तरीके से यहाँ से लोगों की मानसिकता का भी ज्ञान को हमें पता लगाया जा सकता है कि आपातकाल में कौन कितनी पुण्यात्माएं हैं और कौन ऐसे हैं जो मौके का फायदा उठा करके लोगों को लूटने का अवसर ढूंढते हैं। यानी कि इस तरीके से हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हेतु अनुसंधान कार्य किया गया और इसी को ही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। एक एग्जांपल जो पेपर में आया था वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि मिड डे मील योजना सबको पता है। मिड डे मील योजना गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई जाती है गरीब बच्चों की खाना, ताकि गरीब बच्चों को खाना अच्छे से मिले। मेनली वो खाने से संबंधित होती है। गवर्नमेंट फंड देती है गवर्नमेंट स्कूल्स को कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना वो प्रोवाइड कराए, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भूखे ना रहे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने फंड दे दिया स्कूल के मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट के पास आ गया 1 लाख रुपए, एक महीने में वो 1 लाख रुपए खर्च करना है। स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर उनको खाना खिलाना है। अब स्कूल के मैनेजमेंट निकली भ्रष्टाचार करप्ट निकली और उन्होंने 1 लाख रुपए की जगह 10,000 खर्च की और 90,000 रुपए उन्होंने अपनी जेब में बांट लिया आपस में। तो अब गवर्नमेंट का अधिकारी आया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे सर्वे किया। सर्वे क्या किया, अब वो तो पता तो लगा नहीं सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, वो तो सर्वे ही कर सकती है ना। अब सर्वे उन्होंने क्या किया, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अब आप लोग मुझे बताएं कोई कि गवर्नमेंट किस तरीके से पता लगाएगी कि बच्चों को खुराक मिली है नहीं मिली है, बताओ। सेम सबसे क्वेश्चन, पहले थोड़ा बच्चों से भी पूछ सकती है, भैया सर्वे किया बच्चों से भी जाएगा। पूछ सकती है सर, बच्चों से भी पूछ सकती है, बच्चों से उनकी भी जानकारी हेल्थ देख बच्चों से। बच्चे तो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता। अब बताओ सर उनकी हेल्थ देखेंगे वो कि बच्चों की हेल्थ, ज्यादा बीमार बच्चे तो नहीं है, कहीं Very वीक है good. कि स्ट्रांग है करके। बहुत बढ़िया उमा जी, बहुत बढ़िया। और बताओ, सभी दिमाग लगाओ अपना। वो रजिस्टर चेक करेंगे, किन किन बच्चों को दिया गया, उनके एड्रेस नोट करेंगे। अरे स्कूल वाले बड़े चालू होते हैं, वो तो खुद ही साइन मार देते हैं, वो तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये जो अभी उमा जी ने पूनम जी ने बताया था कि बच्चों का हेल्थ चेकअप करेंगे, अगर खुराक मिली होगी तो सभी बच्चे ठीक होंगे। कुछ कोई हेल्थ इशू होते हैं, लेकिन अगर पूरी मैनेजमेंट में गड़बड़ होगी तो सभी बच्चों को सेम प्रॉब्लम होगी, सभी बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, सभी बच्चों को सेम हेल्थ इश्यू होंगे, सभी बच्चे वीक होंगे हैं। किसी भी बच्चे को दूध नहीं मिला तो दूध कैल्शियम की कमी होगी, सभी बच्चों में कमी होगी, एक में नहीं होगी, सभी में होगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने वो पैसा खर्च ही नहीं किया दूध के ऊपर है, वो सिंपल दलिया खिचड़ी खिलाते रहे बच्चों को। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये सर्वे करेगी और इस सर्वे को कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जो घटना घट चुकी है उस घटना से संबंधित, क्योंकि चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको जाना जा सकता है कि क्या इफेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है। अब मैं आपको सर इसमें आगे ये बढ़ा भी तो कर सकते हैं कि इन सडन जो है इंक्वायरी कर सकते हैं अपन बिना इंफॉर्मेशन के बताए हुए और चेक कर सकते हैं उसको। भैया छोटे बच्चे हैं, उनको क्या बोलोगे, क्या इंक्वायरी करोगे, वो तो उनको तो क्वेश्चन का बात भी नहीं करनी आएंगे ठीक से, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनसे हैं। पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं, स्कूल में जाने के लिए बोल रहे हैं। स्कूल में जाके इस तरह से स्कूल वाले बड़े चालाक होते हैं पूरा, क्योंकि 90,000 रुपए मिल बांट के खाए हैं सभी ने, एक आदमी नहीं खाएगा 90,000 को, है सारे मिल बांट के खाएंगे, सबसे ज्यादा मेन आदमी खाएगा, फिर थोड़ा खाएगा, थोड़ा सारे बांटेंगे और सारे मिली बड़ी भगत है, कोई कुछ नहीं बताएगा। सडन समझ रहे धावा हो, ऐसा होता है एक्चुअल में, मेरे साथ भी कितनी बार हुआ है कि सर आप ना अच्छा कॉर्पोरेट में सेक्शन लगाते हो, मैं जी लगाता हूँ, ठीक है, आपने लिख के दे दो कि आपने हमारे कॉर्पोरेट में
कैंप लगाया है। माँ जी ठीक है, कितने का लिखना है? बोले 10,000 रुपये आपने लिए और इस दिन का सेशन आपने हमें दिया। मैं बोले ठीक है जी, सेशन कराओ तो मैं लिख के दूंगा। बोले सर करवा देंगे करवा देंगे। मैं भी उसमें थोड़ा सा आगे लालच में, कोई बात नहीं, हमारी डीलिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने लिख के दे दिया, बिलिंग दे दिया, और उनका लालच और बढ़ गया। यानी कि मैनेजमेंट की साइड से पैसे कट गए कि राहुल ने, द योगिक एनर्जी सेंटर ने 10,000 रुपये लिए इस हॉस्पिटल में कैंप लगाने के। अब ना तो कैंप लगा और उन्होंने मेरे से लिखवा भी लिया, ना पैसे मेरे पास आए। वो पैसे कहाँ गए? मैनेजमेंट से जा चुके हैं, वो बीच की पार्टी है ना वो खा गई। यही होते हैं करप्शन। बाद में मैंने अपने आप से सीखा कि अब ऐसा नहीं करूंगा मैं फिर। ऐसा होता है भैया, बहुत घोटाले होते हैं समाज में, बच के रहो। एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं इन चीजों को। तो ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो की जो घटना घट चुकी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं सर्वेज, तभी तो लोग ज्यादा करप्शन बढ़ रही है आजकल। लेकिन अगर इस टाइप की अगर सर्वे हो तो शायद करप्शन कम हो जाए। दिक्कत ये है कि सर्वे करने वाले ही करप्ट होते हैं, समस्या यहाँ पर है। अगर सर्वे करने वाले ही अगर ईमानदार हो जाए, हमारी पुलिस ही अगर ईमानदार हो जाए, तो बाकी सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वही करप्ट है, तो कौन क्या हो सकता है? हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि ये घटना से संबंधित है और इसके अंदर सबसे ज्यादा सोशल साइंस से रिलेटेड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि मतलब कि किस बिजनेस में क्या घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ, और उसके बारे में जाके सर्च करना, क्यों हुआ है। वही बात आ गई ना बिजनेस वाली, मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया। प्राइवेट में भी तो करप्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं प्राइवेट में भी, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। जो मैंने अभी हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, फोर्टिस हॉस्पिटल वाले हैं ऐसे वो, है? तो नाम तो ज्यादा मेरे से मत बुलवाओ। वहाँ के HR मैनेजमेंट बड़ी गड़बड़ में है। मेरे से तो ले गए 10,000 रुपये की पर्ची कटवा के वो लोग। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मेंटलिटी क्या है। अब इसमें क्या है कि यह मूल रूप से स्वतंत्र चर से संबंधित है। इसमें कार्य हो चुका है, सिर्फ उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, कंट्रोल नहीं है, हो चुका है वो पहले ही। हमें वही तो पता लगाना है कि वो उसमें क्या गड़बड़ किया है उन्होंने। वही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे उसको हम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया? बच्चों को दूध देना, बच्चों को डाइट देना, फल देना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट यानी कि जिसमें बदलाव किया जा सके, उसको ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब स्कूल वालों की मर्जी है ना, वो 1 गिलास दूध दे या 2 गिलास दूध दे या पानी मिलाकर दे या फिर ना दे, इसी को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो इज रिलेटेड विद विच वेरिएबल? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान रखना इस चीज को। और इसमें क्या होता है, कार्य तो पहले ही हो चुका है, सिर्फ उसके इफेक्ट को देखा गया कि गवर्नमेंट अधिकारी आए, आके देखा कि अरे स्कूल के तो सारे बच्चे कमजोर हो गए हैं, क्या कारण है? प्रभाव को देखा ना उन्होंने। बच्चों को तो सारे बीमार हो चुके हैं, बच्चों की आंखें पीली हो चुकी हैं, लूज मोशन हो गए बच्चों को, है। यानी कि इफेक्ट को ही देखा गया खाली, उसी को ही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। क्योंकि घटना तो घट चुकी है, उसमें हेरफेर या चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन मैनुपुलेटेड। मैनुपुलेटेड का मतलब होता है उसमें बदलाव करना। जैसे कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे रिसर्च करना है कि गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे क्या पड़ता है। अब मेरी मर्जी है ना कि गायत्री मंत्र में 5 मिनट कराऊं, 10 मिनट कराऊं, 15 मिनट कराऊं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे तो इंसिडेंट हो ही चुका है, वो तो चेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने 10 मिनट पहले ही कराया, 1 साल पहले जो हुई रिसर्च वो 10 मिनट ही कराया, मैं उसको 15 तो नहीं कर सकता क्योंकि वो हो चुकी है, इसलिए मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो आने वाली है उसमें चेंज मैं कर सकता हूँ। इसीलिए अगर ये सेम बात अगर जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगी तो उसमें हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा? मैनुपुलेटेड होगा, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में हम बदलाव
नहीं कर सकते। तो एक्स पोस्ट फैक्टो इज नॉन मैनिपुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मैनिपुलेटेड। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर तीनों है ना, जो एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल, तीनों की तीनों नॉन मैनिपुलेटेड आएगी। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि तीनों ही इंसिडेंट हो चुके हैं, सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या हो चुका है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट के पास जाएगी, मैसेज जाएगी स्कूल में करप्शन हो रहा है, बच्चों को डाइट ठीक से नहीं दी जा रही है। अब वो रिसर्चर अगर ऑनेस्टली होंगे तो इस रिपोर्ट को बना करके आगे जाके सबमिट कर देंगे। अब वो आगे के अधिकारियों का कार्य है कि एक्शन ले या ना ले। इनका काम सिर्फ इतना है कि सर्वे करना, रिपोर्ट बनाना और आगे जाके उसको सबमिट कर देना। यही है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्लियर हुआ होगा सभी को? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले रिसर्च। ये भी सेम वही बात है, घुमा फिरा के आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ताकि आपका पहले वाले भी दिमाग से ना उतरे, इसलिए मैं साथ साथ में क्विज भी रख रहा हूँ आपकी। तो मैसेज करेंगे सभी। बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता यानी कि एंजाइटी प्रोनेस पर क्या प्रभाव रहता है? ये कौन सी रिसर्च है बताइए? वेरी गुड। पूनम जी मुझे समझाएंगे इसको, सेम क्वेश्चन सर एक्स फैक्टो, सर मेरा ही नाम लिया ना? जी। हाँ सर, एक्स फैक्टो होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो, क्योंकि ये हो चुका है, पालन पोषण उनका हो चुका है, उसका परिणाम बाद में दिखेगा कि सही से नहीं हुआ है तो बच्चे निराश है, तो इसलिए ये एक्स पोस्ट फैक्टो वेरी रिसर्च। गुड, सेम वही एग्जांपल है जो मैंने अभी स्कूल वाला दिया था। वैसे यहाँ पे स्कूल की जगह फैमिली का नाम आ गया है कि फैमिली में अभी हमें पता करना है कि भैया पूनम जी के बेटे जो है कमजोर क्यों है? हम कहेंगे अच्छा पूनम जी तो कुछ गड़बड़ कर रही है, खाना नहीं खिला रही है ठीक से बच्चों को, इसलिए ऐसा गड़बड़ है। तो हम उसके डीप तक जाएंगे अंदर। किसी के बच्चे ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा मोटे हैं, कद्दू से हो रखे हैं, तो क्या कहेंगे, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही खाते हैं, इनके घर वाले ज्यादा खिलाते हैं इसको, है ना? तो यानी कि कारण हो चुकी है वो चीजें, तो इसको हम कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में ये, ठीक है? तो सर इसके अंदर जो बच्चे हैं वो बच्चे कौन सा वेरिएबल होंगे? बच्चे कौन सा बच्चे? वेरिएबल कोई होंगे? वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे पहला वेरिएबल है खाना, पोषण। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ पोषण और डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एंजाइटी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि पोषण को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, दूध कम पिलाना ज्यादा पिलाना हमारे हाथ में है। उस दूध का इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या पड़ेगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया ना वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज एंजाइटी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पोषण। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, यही क्वेश्चन आया था पेपर में, जो आपने अभी पूछा ना पेपर में, ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया ठीक इसी टाइप का, और क्वेश्चन पूछा बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अभी बताओ, मैंने इसी भी एग्जाम्पल में बताया, बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें? एंजाइटी। क्यों? एंजाइटी है। बताओ एंजाइटी क्यों है डिपेंडेंट? अगर उसका पालन पोषण अच्छे से होता तो वो एंजाइटी वो उसकी आती नहीं, वो ये वाली प्रॉब्लम, इसलिए वो यहाँ पे डिपेंडेंट है। और इफेक्टिव आंसर बताओ। इसमें जो सर क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है पोषण पे पोषण डिपेंड है। उसको क्योंकि पोषण की अगर अच्छा होगा या फिर बेकार होगा वो इसको वो करेगा ना, ये उस पर डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर। इस पे प्रभाव देखा जाता है। और इसमें इंडिपेंडेंट में मैनिपुलेशन होता है, इसलिए वो पोषण जो है इंडिपेंडेंट है, उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन एंजाइटी इज डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एंजाइटी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो पोषण की वजह से कम ज्यादा होगी एंजाइटी।
तो इसलिए एंजाइटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड न्यूट्रिशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंसेप्ट क्लियर रखो, पेपर वाले किसी भी एंगल से पूछ लो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं वर्क आपके कंसेप्ट पे कर रहा हूँ, रट्टा मत मारो, समझो। सर इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फंडामेंटल रिसर्च को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? थोड़ा अच्छे से सोच के बताना, मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ कि इन विच सिचुएशन वी कैन परफॉर्म फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है? In the classroom, in the field, and third is in the laboratory in any situation, and fourth is in the social एक्टिविटी। किस में करेंगे? प्रयोगशाला में करेंगे, कक्षा में करेंगे, या फिर फील्ड में करेंगे? आशा रानी में मुझे समझाएंगे माइक खोल करके सबको। इसको प्रयोगशाला में ही करेंगे जहां तक मुझे पता है। क्यों करेंगे तो बताओ, आंसर दिया तो क्यों बताया है, बताओ। फंडामेंटल रिसर्च के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी के आधार पे जो है वो लैब में वर्क किया जाता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो आप उसको मैं एक्सप्लेन करूँ? तो? मैं एक्सप्लेन हाँ करूँ भैया, बताओ, थोड़ा अरे कोशिश वाह करूँ नीरज क्या? जी, वेरी गुड, बताओ नीरज जी क्या आंसर होगा इसका? मुझे आता तो नहीं फिर भी। देखिए भैया, आपने बताया था फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि ये ज्ञान के लिए की जाती है, जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रूफ करना हो, तो ये ज्ञान के लिए की जाती है। तो इसमें मुझे लगा है कि सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपने न्यूटन का लो बताया था, तो उसने सामाजिक के लिए सबके लिए दिया था वो, तो आप नहीं, अभी तक ये भी बताया आंसर था। नहीं आया, थोड़ा सा चूक गए हो। राधिका जी मुझे बताओ, थोड़ा सा जी और सर। सोचो, सर सोचो थोड़ा सा। हाँ सर ये शैक्षणिक है और विस्तृत ज्ञान है, हम्म, और ये अपना अप्लाइड होता है ना, सामाजिक होता है, अप्लाइड को बदला जा सकता है और ये अपना फंडामेंटल को बदला नहीं जा सकता है सर। वेरी गुड। और अब कौन सा ये आंसर वास्तविक आएगा? परिस्थिति में तो वाइड रेंज के लिए होता है, प्रयोगशाला की मतलब बड़ी चीज। परिस्थितियां आएगी सर, वेरी सामाजिक का गुड, और अप्लाइड में आएगा। इट इज द राइट आंसर। राधिका जी ने कमाल कर दिया आज तो। अब क्यों आपने इस बात पे नोटिस नहीं किया? फंडामेंटल रिसर्च को हमेशा ही पहली बार जो रिसर्च की जाती है उसी को ही तो फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। तो लेबोरेटरी में जो होगा फर्स्ट टाइम ही होगा जो हम रिसर्च कर रहे हैं। न्यूटन ने आम मैं भी उसको यही सेब को बताऊं। देखा, वो उसकी अपनी लेबोरेटरी है, वो सेब नीचे क्यों देखा, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रयोगशाला कोई चार दीवारी बंद ही हो, ओपन में भी प्रयोगशाला हो सकती है। ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला सर क्वेश्चन फील्ड था भी ये, हो कोई सकता बात है ना नहीं। ये। बट सर इसका जो आंसर क्या है, पहले भी प्रयोगशाला रूल्स ही क्या? बन चुके हैं तो उनके ऊपर भी तो रिसर्च होता है, तो हम प्रयोगशाला में कई बार ये भी होता है पुरानी चीजों को खंडित करने के लिए उसको हम कई बार अपने नए पॉलिसी के साथ उसको प्रयोग करते हैं, तो लेकिन प्रयोगशाला अधिकतर कैसे होगा क्वेश्चन में मुझे तो देखो समझ ना में नहीं कि आया। कौन सी परिस्थिति में, क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन द किस सिचुएशन में फंडामेंटल रिसर्च होती है। फर्स्ट टाइम तो प्रयोगशाला में ही तो होगी ना, फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आंसर है। ओके, अब इस क्वेश्चन की गलती है, मेरे से गलत हो गया, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अरे सॉरी, मैंने गलत आंसर दिखा दिया। नहीं देखा आप लोगों ने, है भूल जाओ, आपने आंसर देखा है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। निम्न में से कौन सा अनुसंधान प्रथम बार करके नियमों का प्रतिपादित किया? ये गलत नहीं होना चाहिए, बच्चे वाला क्वेश्चन है ये तो। फंडामेंटल। अरे मैसेज करो, मैसेज, संयम रखो, संयम। अप्लाइड होगा भैया इसका तो। हाँ नीरज जी एक्सप्लेन करेंगे, नीरज जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। बताओ नीरज जी क्यों होता है अप्लाइड? भैया इसमें कल आपने बताया था, मैं शायद इसका एक्सप्लेन सही से कर नहीं पाऊंगा, तो माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा।
आप मुझे बताओ अप्लाइड रिसर्च क्या होती है और फंडामेंटल क्या होती है, यहीं से आंसर आ जाएगा, बताओ। अप्लाइड रिसर्च में भैया पहली बार अपन किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, वो सॉरी फंडामेंटल में पहली बार करते हैं, और अप्लाइड में अपन अपन कर चुके हैं वो, उसमें अपन को कुछ चेंज करना हो या अपन को उसमें कुछ जोड़ना हो, उसको सही करना हो, तो अब वो ये अप्लाइड में क्वेश्चन होता है। पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं नीरज जी, बताओ क्वेश्चन समझाओ मेरे को, आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुसंधान प्रथम बार करके नियमों के प्रतिपादित किया जाता है? प्रतिपादित का मतलब क्या है, मुझे नहीं आ रहा मतलब समझ। कि सर अप्लाई सर करना मैं बताऊं, उसको। सर मैं बोलूं अप्लाई थोड़ा करना। सा। रुको रुको नीरज जी, थोड़ा दिमाग चला रहे हैं, बताओ नीरज जी। जी जी, मतलब अप्लाई हाँ करना ना, बताओ तो कौन। जी सर मैं फंडामेंटल रिसर्च होगा फिर। हाँ बोलिए, अब कौन बोल रहा था, जल्दी बोलो, टाइम कम है। मयंक बोल रहा हूँ। सर इसमें बोलिए लिखा है मयंक जी, बोलो। निम्न में से कौन सा अनुसंधान प्रथम बार करके नियमों को प्रतिपादित किया जाता है, मतलब उसमें फेर बदल किया जाता है। तो पहली बार कौन सा करेंगे, अप्लाई फंडामेंटल करेंगे, फंडामेंटल करने के बाद जो हम उसमें फेर बदल करेंगे तो वो हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। अरे तो हमारा प्रतिपादित का मतलब आप गलत ले गए। प्रतिपादित का मतलब कि उसको बना देना, सिद्धांत है, जी, थप्पा प्रतिपादित लगा मतलब देना। उसको सैद्धांतिक बता देना कि ये वो प्रतिपादित हो चेंज चुका नहीं करना है, ये फंडामेंटल आएगा इसका, सर ठीक है। फंडामेंटल ही आएगा, क्योंकि फंडामेंटल में ही वो रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मतलब हमने सर यहाँ पे कोई नई आप कंपनी ये स्टार्ट की हुई है तो बिल्कुल उसके लिए ठीक। हम अपना ये रूल बनाएंगे और फिर यहाँ पे उसको हम अपना। प्रतिपादित का मीनिंग गलत ले गए शायद, है प्रतिपादित का मतलब नहीं शायद सर, उसी वजह से गलत हो सर रहा। मुझे मैं केवल प्रतिपादित प्रथम को बार शायद सब आती है, करके मुझे अप्लाई समझ नहीं समझ आती रहे सर हैं। क्या है ये। हम्म। तो प्रथम ये बार करके मैंने फंडामेंटल है देखा, इसका। समझ में नहीं आती। उसका उत्तर फंडामेंटल लगा। अब ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कौन बताएगा, देखते हैं। जल्दी से कोई भी माइक खोल के बता सकता है ओपनली, क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, बताओ। सर इसमें ना अप्लाइड रिसर्च आएगा जो आपने ऑप्शन में डाला ही नहीं है। अरे वेरी गुड, पकड़ लिया, सही। कौन है, उमा हाँ जी। वही सर, मेरा भी वही आंसर है वेरी, कि जो आंसर है वो इसमें है ही नहीं। हाँ ये मेरे को बाद में याद आया यार, राहुल क्या कर दिया, आंसर तो तूने डाला ही नहीं। ये क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही सोच के लिखे थे, और ये मेरे से गलती होगी लिखते हुए, आप इसको ध्यान देना, अप्लाइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, दिमाग फ्रेश हो गया आप लोगों का, फिर से पढ़ते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। अभी हमने एक्सपोज फैक्टर पढ़ लिया, अब हम हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री की बातें, रामायण महाभारत, मोहनजोदड़ो है, मुगल काल, महाराणा प्रताप का काल है, ये जो अकबर का काल, जो पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है, हिस्ट्री के पन्ने हैं, इतिहास के पन्ने हैं, उसके बारे में अगर कोई चीज, घटना के बारे में कोई विश्लेषण करना है, कोई अध्ययन करना है, उसी को ही हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसमें विशेष क्या ध्यान रखनी है कि ऐतिहासिक मतलब कि हिस्टोरिकल इंसिडेंट को अध्ययन, उसका स्टडी करना है हमें, एवं विश्लेषण, उसको हमें आगे डिस्क्रिप्शन देना, अच्छे से उसको बताना है, और बताते हुए नए प्रिंसिपल्स को बना देना है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको मेरे आइडल का देता हूँ, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देता हूँ। अब महाराणा प्रताप क्या हुआ, वो अपने किले में, ठीक है, और किले को घेर लिया चारों तरफ से, चित्तौड़ का किला चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया, और महाराणा प्रताप को बुरी तरीके से करीबन 6-7 महीने घेर के रखा, और बाद में महाराणा प्रताप की हार हो गई उसमें। अब महाराणा प्रताप हार मान के जंगलों में चले गए, उनको उनके सैनिकों ने बेहोश करके भेज दिया जंगलों में, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी, कोई सेना नहीं थी, कुछ खाने का भी नहीं था, उन्होंने घास की रोटियां खा के जीवन जिया। तो क्या हुआ, उन्होंने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, 3-4 साल में ही उदयपुर नाम का एक नया शहर का निर्माण कर दिया, जो चित्तौड़ से भी कई गुना बेहतर था और कई गुना सुरक्षित था। यानी कि ये हिस्ट्री की स्टोरी है। इससे में क्या सीखने को मिला कि लाइफ में कोई कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर हमारे अंदर पेशेंस है, कुछ करने का जुनून है, तो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल महाराणा प्रताप, हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया, राम जी का एग्जाम्पल ले लो, हनुमान जी का एग्जाम्पल ले लो। इसी प्रकार हिस्ट्री से हमें कोई चीज सीखना है, हिस्ट्री से कुछ सीखना, उसको ही हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं।
और वो सीख हमारे प्रेजेंट में काम भी आने चाहिए। जैसे कि अभी नए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नए सिद्धांत की न्यू फैक्ट्स एंड थ्योरी बना देना, न्यू थ्योरी बना देना। अब हमने बोल दिया ना कि एग्जाम्पल हम बोले माना प्रताप का, अब थ्योरी क्रिएट कर दिया हमने उनको प्रेजेंट करते हुए। देखो जैसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, वो घास की रोटियां खाकर जिए, लेकिन उन्होंने किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं किया, स्वतंत्र रहे, स्वाधीन रहे, कभी अकबर के आगे नहीं झुके, चाहे उनकी शक्ति कम थी फिर भी वो नहीं झुके। हमने सीख मिली ना उनसे, तो यानी कि हिस्ट्री से कुछ सीखने को मिले, उसी को हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से, हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई और प्रेजेंट में हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। और एग्जांपल हम लेते हैं, चलो आप मुझे कोई बताएगा हिस्टोरिकल का कोई और एग्जांपल कि पुराने जमाने में कोई समस्या हुई और आज हम कैसे उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बताओ कोई एग्जांपल। सर अभी वो कोल्हापुर के एक राजा थे शाहू महाराज, तो जब पानी का बहुत सारा उधर तकलीफ हो गई थी तब उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम पानी के लिए बनाया और पूरे शहर में पानी मिलने लगा। उसी हिसाब से अगर हमारे गांव में अभी पानी की तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उस राजा ने उस समय परिस्थिति के अनुसार क्या एक्शन लिया, कैसे लोगों को जागरूक किया कि पानी को बचाना चाहिए। और ऐसे ही हम उसी को ही आज समाज में जब पानी की कमी हुई, उन नियमों को मद्देनजर रखते हुए उनमें और सुधार करते हुए आज की समस्या का समाधान करना, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या था, यज्ञ हवन, और आज भी क्या है, पुराने हिस्ट्री से हम चीजों को सीख रहे हैं। अब हवन के ऊपर जो रिसर्च हो रही है कहेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये पहले का हमने किया, उनसे हमने सीखा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हो सकता है ना कि जो चिपको आंदोलन था, जब पेड़ काट रहे थे वो लोग, तो उनने क्या किया था, वहां पर सब चले गए थे और हक कर रहे थे मतलब पेड़ को, तो उस टाइम पे उन्होंने वो अपनाया था। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं पेड़ के बारे में, या पेड़ लगा सकते हैं, तो हमें वेरी ऑक्सीजन गुड, मिलेगी। कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। चिपको आंदोलन को उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ पे चिपक गए वो, ताकि पेड़ को कटाई ना हो। हमने पास से सीखना है ना कि आज हम क्या कर सकते हैं कि पेड़ों को बचाएं हम, हैं। पहली बात तो कटने ना दो, नए लगाने की बात तो बाद में, पहले तो कटने से रोको। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। ये सारी की सारी हिस्ट्री की चीजें हैं, तो इनको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च काफी हद तक एक्शन रिसर्च की तरह होती है। अब मैंने कल आपको बताया था एक्शन रिसर्च क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना। वेरी गुड, इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना। डिटेल में मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, उसको एक्शन रिसर्च कहती है। साइक्लिंग इसमें प्रोसेस होता है, प्लान करना, ऑब्जर्व करना है, फिर उसका रिजल्ट लेना, फिर दोबारा से फीडबैक लेके फिर दोबारा से प्लान करना है, पूरा साइकिल घूमता है इसमें, उसको ही एक्शन रिजल्ट कहते हैं। इसलिए चक्रीय शोध भी बोला जाता है इसके सर। चक्रीय शोध, वेरी गुड। पूरा चक्र इसमें घूमा जाता है कि बार बार अपनी गलतियों को सुधार करना। जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने देखा यार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2-4 मैंने फीडबैक लिए, फीडबैक में कईयों ने बच्चे खुल के बताया कि सर आप ये चीज ना गलत बताते हो, टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। फिर मैं अगली बार क्या करूंगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और वो गलती नहीं करूंगा। और फिर दोबारा से मैं कहूंगा अब मेरा फीडबैक बताओ क्या सुधार हुआ, फिर कहेंगे कि सर थोड़ी और कमी है और सुधार करो। फिर मैं अगली क्लास में मैं उसमें और ध्यान दूंगा और नए नए एग्जाम्पल्स दूंगा। आपका कम टाइम में ज्यादा चीज आपको समझ में आए, मतलब कि जहाँ पे हमेशा सुधार होता रहे, उसको कहेंगे एक्शन रिसर्च। ये हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल मैंने बता दिया, महाराणा प्रताप से सीखना, वीर चेतक से सीखना, पृथ्वीराज ने किया, भरत का बलिदान, कुछ भी ले लो, चिपको आंदोलन और मीनाक्षी जी ने बताया, यानी कि हिस्ट्री से कुछ भी सीखना, ये जो है वो हमें हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बताता है।
और आज की लास्ट हम पढ़ते हैं एनालिटिकल रिसर्च। इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान, विश्लेषण करना, यानी कि ये भी डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत ही आएगी, विश्लेषण ही किया जा रहा है। और इसमें सबसे मेन आप ध्यान रखना, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है, ठीक है, यानी कि भूकंप, त्रासदी, बाढ़, सूखा पड़ना, यानी कि जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ना, उनसे संबंधित जो भी चीज आएंगी वो सारी की सारी एनालिटिकल रिसर्च में अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे दिया हुआ है भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी आना है, ये सारी की सारी एनालिटिकल रिसर्च है। सेम वही चीज है जो डिस्क्रिप्टिव में है, पहले हो चुकी है, सिर्फ उसका हमें अध्ययन करना है और जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि वो जानकारी भी ऐसा नहीं है, वो जांच परख करके अच्छे से एनालाइज करके एक्चुअलिटी तक पहुंचना है, ये है एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। और इंट्रो में दे देता हूं कोरिलेशन का, कल मैं आपको डिटेल में कोरिलेशन पढ़ाऊंगा। कोरिलेशन का इसको हिंदी में कहते हैं सहसंबंध अनुसंधान। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, रिलेशन, संबंधों को ही जांच की जाती है। जैसे कि ये मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, जैसे कि मेरी रिसर्च है अनुलोम विलोम प्राणायाम और हाई बीपी, इन दोनों को मैंने ये प्रॉब्लम ले लिया कि क्या अनुलोम विलोम का प्रभाव बीपी पर पड़ता है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम अनुलोम विलोम बढ़ा रहे हैं, एरो ऊपर जा रही है, इसका मतलब अनुलोम विलोम की बढ़ती हुई संख्या, तो बीपी कम हो रहा है। तो इन दोनों अपोजिट रिलेशन है ना, देखो ये ऊपर जा रहा है मतलब कि अनुलोम विलोम का टाइम बढ़ रहा है और बीपी कम हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे की रिलेशन है। हमने रिजल्ट नहीं देखना, ध्यान रखना, हमने रिलेशन चेक करना है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। कपालभाति ज्यादा करने से बीपी भी बढ़ जाता है, तो मतलब कि कपालभाति भी ज्यादा किया और बीपी भी ज्यादा हो गया, तो मतलब कि दोनों के अंदर हमें रिलेशन देखना है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पेपर में आ चुका है पॉजिटिव रिलेशन का क्वेश्चन। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मैंने योग का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे कि मैं फसल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एक और ये ले लेते हैं, ये आया था पेपर में, इस टाइप का आया था एजुकेशन से संबंधित कि पढ़ाई ज्यादा करने से रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, तो दोनों चीज बढ़ रही है ना, तो मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन। आप लोग जितना रेगुलर रहोगे क्लासेस में, तो आपका जेआरएफ का एग्जाम, आपका नेट का एग्जाम में रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। धनुरासन बढ़ रहा है, धनुरासन का प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, तो मोटापा भी कम हो रहा है। अब देखो धनुरासन बढ़ ज्यादा करना और मोटापा कम होना, दोनों अपोजिट हो गए ना रिलेशन, तो मतलब कि नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये लास्ट आज का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बारिश ज्यादा होना, बारिश बढ़ रही है और बारिश बढ़ने से क्या होगा, फसल भी ज्यादा होगी, तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। डिटेल में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज मैंने इंट्रो दिया आपको कोरिलेशन में। इसको हम सिर्फ संबंध को चेक करना, रिलेशन को चेक करना है, यही बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये आज हमने किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं हर बार। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, या फिर मैं पूछता हूँ फिर अभी क्वेश्चन आप लोगों से। सर मुझे एक्स पोस्ट फैक्टो का पूछना है। सर इसमें जैसे आपने समझाया स्कूल का, वो तो समझ में आ गया, बट आपने जैसे बताया कि अमरनाथ में बाढ़ आया तो फिर उसके ऊपर सर्वे किया गया, तो इट मीन्स की जो घटना पहले हो चुकी है उसके ऊपर हम जो सर्वे करते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो में आता है। और अभी आपका एनालिटिकल जो रिसर्च है उसमें प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड है, ठीक है सर। अगर ऑप्शन में ये आता है कि एक्सपो फैक्टो भी दिया गया है, आपका बाढ़ आना कहीं पे या प्राकृतिक आपदा आ रहा है, तो उसमें हम एक्सपोस्ट रखेंगे फिर एनालिटिकल को ले जाएंगे। अगर ऑप्शन में एनालिटिकल आ गया तो एनालिटिकल ही रखेंगे, अगर एनालिटिकल नहीं आता है तो हम एक्सपोस्ट फैक्टर रखेंगे। ओके ठीक है सर। ये जो एक्सपोस्ट फैक्टो का बोला था ना, वो सर ने दिया वो एग्जाम्पल था,
और विश्लेषणात्मक का जो है वो उसमें आपदा में किया जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। हाँ, आपका सर मैं इंटेंशन अच्छे फिर का। से एक प्लीज बार इसको और एक बता बार फिर दीजिए। से क्लियर कर दो, पूनम जी ने जो बताया है। इन्होंने कहा है कि वो मैंने सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से मुझे जो दिमाग में आया मैंने एकदम से बोल दिया कि इंसिडेंट घट चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो ही नहीं आएगा, वो तो एनालिटिकल में ही आएगा प्राकृतिक आपदा वाला। वो सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बताया था मैंने कि वो इंसिडेंट जो पहले घट चुका है उसका इफेक्ट को जानना, ये है एक्स पोस्ट फैक्टर। जैसे कि बच्चों वाला भी, अभी मान लेते हैं कि आपके बच्चे हैं पूजा जी, ठीक है, आपके स्कूल के बच्चे हैं। अब आपके स्कूल के बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, उनके मानसिक स्तर में बढ़ावा उनको मिला, तो हम क्या बोलेंगे, सर्वे हुआ कि पूजा जी ने उनको योगा अच्छी कराई इसीलिए उनको इम्प्रूवमेंट मिला। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तो कहेंगे नहीं, पूजा मैडम ने तो उनको बेकार योगा कराया इसलिए उनको इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो ये जो इफेक्ट को जानना, चेंज तो नहीं किया आपने, उनको जो कराया हमें तो नहीं पता, कराया आप 1 साल से करा रहे हो, ठीक है, लेकिन पीछे से सर्वे टीम ने आके बच्चों को जांचा कि 1 साल पहले उन बच्चों की क्या सिचुएशन थी, आज उन बच्चों की क्या सिचुएशन है, और फिर वो बताएंगे कि हाँ इसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आई है, योगा से इम्प्रूवमेंट आई है या कोई और एक्टिविटी से इम्प्रूवमेंट आई है, सिर्फ उसके बारे में वो पता लगाएंगे। इसको एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहते हैं। क्लियर? यस सर, एक और छोटा सा मेरा डाउट है। सर ये डिस्क्रिप्टिव का 3 हमें बताया गया, एक्स पोस्ट फैक्टर, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, ठीक है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक्स पोस्ट का ही सब ये ऑप्शन होने चाहिए, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टर में ही हिस्टोरिकल और एनालिटिकल डालना चाहिए था। बिल्कुल ठीक मन आपका जा रहा है इंट्यूशन। कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव और एक्स पोस्ट फैक्टर को एक मानते हैं, ये मैंने बताना भूल गया मैं। कई लोगों का मानना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एक ही होती है, लेकिन केवीएस सर मैदान की बुक को हमने पढ़ा, उस बुक में दोनों सर को इसमें हम अलग अलग। बोलिए सर इसमें सर क्लियर कर दें, ये जो एक्सपोस्ट फैक्टर जो है ना सर, वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं इसमें, और ये डिस्क्रिप्टिव में जो है वर्तमान से संबंधित घटना को जो है ना हम लोग इसको ये डिस्क्रिप्ट करते हैं, परिकल्पना की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, उसमें परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है ये इसमें एक्सपोस्ट फैक्टर में, और इसमें जो है परिकल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें वर्तमान से रहते हैं, जो कार्य चल रही है, जो दिशा चल रही है उस पर ये इस पर डिस्क्रिप्टिव करते हैं हम लोग, यही इसमें थोड़ा उलझ गए हैं लेकिन उसके अंतर्गत ही आएगी, इतना ज्यादा मत वो करो, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत ही आएगी, सारे एक जैसे लगते हैं ऐसे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, तैयार हो जाओ। अब मुझे बताएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ठीक है, मुझे बताएंगे, कौन बताएगा, चितरंजन साहू जी मुझे बताएंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च का कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे। हिस्टोरिकल रिसर्च का तो आपने महाराणा प्रताप जी का बताया था आपने कि उसने किस स्थिति में अपना स्थिति में जो भी किया और आगे बढ़ा वो, और दूसरा हमने चिपको आंदोलन संबंधी हमने देखा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि जिसमें मैंने अभी देखा कि चक्रवात आ गया, सॉरी सुनामी आ गई, ठीक है, पीछे केरला में सुनामी आई थी, अब उससे रिलेटेड जो रिसर्च होगी उस रिसर्च का नाम क्या होगा, मैसेज करके बताएं मुझे, और मुझे आनंद कुमार गुप्ता जी माइक खोल के बताइए कि केरला में जो सुनामी हुई थी कई साल पहले उसके बारे में हमें सर्च करनी है, तो उसको कौन सी रिसर्च वो होगी। बोलेंगे क्योंकि एनालिसिस करेंगे हम कि वो मतलब जो आपदा हुई है वो कितने स्तर पर हुई है, उसमें कितने लोग कह सकते हैं कि घायल हुए, कितने लोग मरे, तो ये सब चीजें पता करने के लिए हमें एनालिटिक रिसर्च ही करनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एनालिटिकल रिसर्च उसके अंतर्गत आएगी, बहुत बढ़िया। अब हमें जानना है,
अब मुझे एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में शॉर्ट में कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कुंदन जी, वेरी बताओ कुंदन जी। सर ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है मतलब किसी घटना के संदर्भ में होता है ये, और सोशल साइंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा ये। और इसमें कह सकते हैं कि यह मूल रूप से घटना जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, ये संबंधित होता है। और जो कार्य हो चुका है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं इस पे, है ना, उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कुंदन जी, क्या हम इसके वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल? यस और नो? फैक्टो में ना वो तो नॉन मैनिपुलेटेड रहता है, इसको चेंज कैसे करेंगे सर? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, यही मैं क्वेश्चन सुनना था, बहुत अच्छा आपने बताया, यही आंसर कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। अब मुझे कविता जी बताइए, ऐसी और कौन सी रिसर्च है जिसमें चेंज किया जाता है? हाँ सर, मैंने तो एक्चुअली कल का क्लास सर अटेंड नहीं किया था सर। आज ही बताया था। सॉरी सर, आज ही बताई थी ये बात मैंने। जिसमें चेंज किया जा सकता है ना सर वेरिएबल्स में। हिस्टोरिकल मतलब, सॉरी सर मुझे एक्चुअली नहीं, कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा। मैं बताऊं सर? बताइए मुझे, बताइए जी। इसमें एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेटेड कर सकते हैं उसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब मुझे बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? मयंक जी मुझे बताएंगे। मयंक जी आप मुझे बताइए पॉजिटिविज्म के बारे में। पीछे का बोलना नहीं है, साथ में लेके चलेंगे पीछे वाली गाड़ी को। नहीं माइक खोल रहा है। हाँ बताओ। क्या नहीं मानता? मैं बता दूं। अरे तो संयम रखो नीरज जी थोड़ा सा, मैं मयंक जी बता रहे हैं। पॉजिटिविज्म के बारे में बताइए सर। उसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, और जो होता है वो साइंस पर बेस्ड होता है। और इतना याद आ रहा सर अभी। हाँ नीरज जी बताओ। मतलब उसमें रियलिटी जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है सर, ऐसे कुछ है। बोलो नीरज जी। जी मतलब भैया ये जो चीज है ना, ये साइंस को मानती है पॉजिटिविज्म, मतलब ये रियलिटी पे बेस्ड है, उसे भरोसा करती है। और ये जैसे कि जो चीज होती है, जैसे कि अपन सोचते हैं, ये सामाजिक चीज होती है, उससे भरोसा नहीं करती है। जो फैक्ट है कि जो जो सच है उस पर ही भरोसा करती है। वो इसके अपोजिट होता है, जो होता है नॉन पॉजिटिविज्म। वो सर ऐसा बोलता है कि साइंस भी गलत हो सकती है, जरूरी नहीं कि साइंस हमेशा सही हो, साइंस की थ्योरी भी गलत हो सकती है ना। तो उसके अपोजिट होती है। और जो पॉजिटिविज्म होती है वो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो जो नॉन पॉजिटिविज्म होती है वो क्वालिटी पे उसका फोकस ज्यादा बहुत रहता बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताएंगे, दीपाली जी तो आई नहीं थी क्लास में, तो मैसेज करेंगे सभी। फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन है? मैसेज करें, मैसेज करें, मैसेज जो पहले मैसेज करेगा। अरे वाह, और को चलो उमा जी आपने तो कई बता दिए, आपसे नहीं पूछूंगा मैं। नया पर्सन आओ सामने। अरे वाह, राधिका जी आई हैं सामने, राधिका जी आ जाइए सामने। अगस्त कॉम्टे है भैया, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, और कौन सी सेंचुरी में किया था उन्होंने? 19वीं में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1857 में। ठीक है जी। अब मुझे बताएंगे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म किसने वर्क किया इसके ऊपर सबसे पहले, पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर? चित्रंजन साहू जी बताए माइक खोल के। वेबर ने किया था सर, ये 20वीं शताब्दी में वेरी किया गुड, था। 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। 1928 मेरे ख्याल से। हाँ सन तो मुझे भी याद नहीं है, 20वीं शताब्दी में ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो
इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट होता है मेरी क्विज आज की। आप पुराना जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं पुराने क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन पुराना हमेशा आपको साथ में लेके चलना है। अब आप मुझे मैसेज करके बताएंगे ऐसे कितने लोग हैं जिनके नोट्स आज तक के